मैं हूं सावित्री और आप देख रहे हैं सावित्री सत्या यूट्यूब चैनल। पुनः मैं एक नई वीडियो को लेकर आई हूं और आज के वीडियो का टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं कि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से संबंधित कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला नंबर प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। ऑप्शन है मद्रास, बी है बम्बई, सी है अलीगढ़ और डी है कलकत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में। व्याख्या है 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। अगला दूसरा नंबर प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है सर विलियम जोन्स, बी है विल्किंस, सी है मैक्स मुलर और डी है जेम्स फ्रीसेप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जोन्स। इसका व्याख्या है 1784 ईस्वी में हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधित कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। आपसे प्रश्नगत के रूप में पूछेगा कि प्रथम संस्कृत कॉलेज कहाँ खोला गया, तो बनारस में खोला गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीन नंबर प्रश्न है, बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है जोनाथन डंकन, बी है वारेन हेस्टिंग, सी है लॉर्ड मैकाले और डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोनाथन डंकन। अगला प्रश्न 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि कथन और कारण। कथन दिया हुआ है और कारण दिया, बताना है कि कथन के अनुसार कारण स्पष्ट है या नहीं। कथन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उत्तक विदत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। और कारण है, वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भूत विद्वान तथा पाश्चात्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। अब इसमें बताना है कि कथन ए और कथन कारण आर दोनों सही है या दोनों गलत है, या आर कथन को स्पष्ट करता है या नहीं। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि ए और आर दोनों सही है, मतलब कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसका जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या करता है। इसका व्याख्या है, वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 ईस्वी के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। वह स्वयं एक अद्भुत विद्वान तथा पाश्चात्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। इसके सहयोग और समर्थक से ही 1784 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तथापि उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया था। चार्ल्स विल्किंस, नथानियल हेल्डेल, जोनाथन डंकन आदि ने वारेन हेस्टिंग के प्रश्न और समर्थन के तहत ही पाश्चात्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया। चार्ल्स विल्किंस द्वारा किए गए भगवत के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग ने ही लिखी थी। प्रश्नानुसार कथन में दो बातें का जिक्र है। पहला एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना और दूसरा है वारेन हेस्टिंग द्वारा विलियम जोन्स के पक्ष में इसकी अध्यक्षता स्वीकार न करना। वही कारण में उसका स्वयं विद्वान होना तथा पाश्चात्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित करना वर्णित है।
यहाँ पाश्चात्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहन कथन के दोनों बातों का कारण होना पुष्ट करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया जो उचित नहीं, इसका उत्तर ए होना चाहिए। अगला प्रश्न 6ठा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है माइकल मधुसूदन दत्त, तीसरा है राजा राम मोहन राय और चौथा है विवेकानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल मधुसूदन दत्त। इसका व्याख्या है, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई। लॉ सोसाइटी एशियाटिक द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1829 के शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन है विलियम जोन्स, दूसरा है चार्ल्स विल्किंस, तीसरा है अलेक्जेंडर कनिंगम और चौथा है जॉन मार्शल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। इसका व्याख्या को देख लेते हैं। इसका व्याख्या है, वारेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग ने लिखी। अगला 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स विल्किंस, दूसरा है हेनरी कोलब्रुक ने, तीसरा है योहान वोल्फगांग फॉन गेटे ने और चौथा है सर विलियम जोन्स ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर विलियम जोन्स ने इसके अंग्रेजी में अनुवाद की थी। व्याख्या है, सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इसकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। अगला 8 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, दूसरा है भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, तीसरा है भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। इसका व्याख्या है, ब्रिटिश राज्य द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी जिसके प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की ओर बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। अगला 9 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? ऑप्शन है ए वुड्स का डिस्पैच 1854, दूसरा है चार्टर अधिनियम 1813, तीसरा है चार्टर अधिनियम 1853 और चौथा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1813।
इसका व्याख्या है 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम ने की थी। अगला 10 नंबर प्रश्न है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है सहायक अनुदान व्यवस्था शुरू की गई। दूसरा है विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। तीसरा है शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट के रूप में दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें कौन सही है, केवल 1 सही है या केवल 2 सही है या 1, 2, 3 सही है, इस प्रकार से बताना है। तो चलिए बताते हैं कि इसका सही आंसर कौन है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, केवल 1 और केवल 2 सही है। 1 में क्या है, सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई और दूसरा है विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। इसका व्याख्या है वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 ईस्वी में जारी की गई थी। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार के पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की जाए। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायक ग्रांट इन आइड की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसमें की गई। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। इसका और व्याख्या ने पश्चात शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है बालिका की शिक्षाओं को, दूसरा है उच्च शिक्षा को, तीसरा है प्राथमिक शिक्षा को और चौथा है तकनीकी शिक्षा को। क्वेश्चन था कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास का मतलब हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका क्या था? सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना। इसका व्याख्या है 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने W. हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा की सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? पहला नंबर ऑप्शन है लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में, दूसरा है लॉर्ड विलियम वेडवर्न ने वर्ष 1885 में, तीसरा है लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में और चौथा है लॉर्ड लिटन ने वर्ष 1880 में। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 ईस्वी में। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 1903, दूसरा है 15 अगस्त 1904, तीसरा है 15 अगस्त 1905 और चौथा है 15 अगस्त 1906। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त 1906।
इसका व्याख्या है राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वर्ष 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, सैंडलर आयोग संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए है न्यायपालिका से, बी है राजस्व प्रशासन से, और सी है शिक्षा से, और डी है पुलिस प्रशासन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से। व्याख्या है सैंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया। डॉक्टर M.E. सैंडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 ईस्वी के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1919, बी है 1917, सी है 1921 और डी है 1896। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। अगला 17 नंबर प्रश्न है, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? पहला नंबर ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस। तीसरा है सैयद हुसैन विलग्रामी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और चौथा है सैयद हुसैन विलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 66वां BPSC प्री री एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद हुसैन विलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। इसका व्याख्या है वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन विलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। इस आयोग द्वारा किए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किए गए। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले संबंधित थे। प्रश्न है लॉर्ड मैकाले संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए है सेना के सुधार से, बी है सती प्रथा की समाप्ति से, सी है अंग्रेजी शिक्षा से और डी है अस्थायी बंदोबस्त से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शिक्षा से। इसका व्याख्या है भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधित विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेटिंग ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। अगला 19 नंबर प्रश्न है, भारत के उपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित थे? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत था कि इसका कथन था कि उच्च वर्ग को जो शिक्षा मिलता है उससे ही छन छन कर निम्न वर्गों तक जा सके, इस प्रकार से उसका कथन था। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? रेल से, शिक्षा से, सिंचाई से या गरीबी हटाओ से? तो ये किससे संबंधित थे? तो शिक्षा से संबंधित थे ये अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। व्याख्या है भारत के उपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है।
अगला 20 नंबर प्रश्न है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स वुड, बी है मैकाले, सी है जे.एस. मिल और डी है कर्नवालिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैकाले। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1813 का चार्टर अधिनियम, बी है 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, सी है 1882 का हंटर आयोग और डी है 1854 का वुड का डिस्पैच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1835 के मैकाले का स्मरण। इसका व्याख्या है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। क्या बोला था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य के अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल 17 मार्च 1835 ईस्वी के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया था। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।